हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल यू आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 37 से स्टार्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में 50 तक आपका कवर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन बोल रहा है भाई, द इम्पिडेंस एट पैरेलल रेजोनेंस इज वेरी लार्ज बिकॉज। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रेजोनेंस इन पैरेलल एसी सर्किट पढ़ा हुआ है ना। तो अभी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे रिवीजन करवाऊँ, ये मान लेते आर हो गया, ये एल हो गया और ये मेरा सी हो गया। तो जब हम लोग इसमें रेजोनेंस अचीव कर ले रहे थे तो हम लोग ने देखा था भाई, आई एल में करंट आ रहा था, यानी इंडक्टर में भी करंट आ रहा था, कैपेसिटर में भी करंट आ रहा था। लेकिन ये दोनों करंट क्या था, इनके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था। 180 कहने का मतलब आईसी अगर मेरा ऊपर है तो आईएल मेरा नीचे होगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, नेट करंट यहाँ पे क्या होगा, अगर अब अलजेब्रिक सम देखें आईएल और आईसी का, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर आपका ये पूरा पूरा क्या एक तरीके से ओपन सर्किट हो जाता है, यानी इधर कोई करंट आता ही नहीं है। ओके, तो ओवरऑल सर्किट क्या हुआ मेरा, ये वाला सर्किट बचा आपका। इसलिए हम लोग बोल रहे थे जो इम्पिडेंस होता है यानी जेड जो होता है आर के बराबर हो जाता है। और मैंने आपको बताया था ये जो आर होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि जब रेजोनेंस आपने अचीव नहीं किया तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, 1 2 3, है ना। तो तीनों का अगर आप एडमिटेंस निकालेंगे या फिर कहीं इम्पिडेंस अगर आप निकालेंगे तो ओवरऑल उसका वैल्यू कम होगा। लेकिन वही जब ये ओपन हो गया, दोनों खत्म हो गया, तो ओवरऑल इसका यानी सिंगल ब्रांच है तो ओवरऑल आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे जेड इक्वल टू आर और ये मैक्सिमम वैल्यू है इम्पिडेंस का। इसका मतलब क्या हुआ, करंट मेरा यहाँ पे मिनिमम होगा। क्लियर हुआ? और लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था भाई, इम्पिडेंस का फार्मूला प्रूफ करवा दिया था रिवीजन के तौर पे। जेड जो होता है यानी इम्पिडेंस जो होता है ये था आपका एल बाय सी आर, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है द इम्पिडेंस एट पैरेलल रेजोनेंस इज वेरी लार्ज बिकॉज। तो हम लोग को पता है इम्पिडेंस इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ओवरऑल सर्किट है। तो अगर यहाँ पे जेड को आर के साथ देखें तो जेड और आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, है ना। समझ रहे भाई, ये नीचे में आ रहा है ना एक तरीके से, जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। और कह सकते हैं जेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल बाई सी के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए ओवरऑल अगर आर का वैल्यू बहुत लार्ज होगा, आर का वैल्यू बहुत लार्ज होगा तो इम्पिडेंस मेरा बहुत कम होगा। समझ रहे बात को? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैरेलल रेजोनेंस में इम्पिडेंस का वैल्यू लार्ज होता है। क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि अगर आप आर को बढ़ा देंगे, आर अगर बहुत लार्ज होगा तो इम्पिडेंस मेरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है लार्ज इम्पिडेंस क्यों होता है, इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। तो आर को बढ़ाने से कभी भी इम्पिडेंस मेरे को लार्ज नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग, तो इम्पिडेंस अब बचा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इम्पिडेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल बाय सी रेशियो के ऊपर, है ना। यानी इसका वैल्यू अगर बहुत लार्ज हो जाए, इसका वैल्यू अगर बहुत लार्ज हो जाए तो सीधी सी बात है कि भाई ये जेड जो लिखा है ना मैंने, जेड इक्वल टू एल बाई सी इंटू 1/r में लिख सकता हूँ ऐसे अरेंज करके। तो आर को अगर आप बढ़ाएंगे तो इम्पिडेंस कभी भी नहीं बढ़ेगा, इम्पिडेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो ओवरऑल बचा क्या, ये वाला, है ना। यानी एल बाई सी का जो रेशियो है ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो ओवरऑल इस ये लार्ज वैल्यू होगा और 1/r से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ओवरऑल आपको इम्पिडेंस भी लार्ज दे देगा। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी रेशियो जो होता है एल बाई सी ये बहुत लार्ज होता है, ठीक है। किस में, इम्पिडेंस में, यानी इम्पिडेंस का फॉर्मूला में 1/r इंटू एल बाई सी। आई होप कि आपको ये समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो फिर आप रेजोनेंस पढ़िए भाई, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जेड यानी रेजोनेंस कंडीशन में ये खत्म हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। तो बचता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इम्पिडेंस जो है आर के बराबर है और आर जो होगा मेरा यहाँ पे मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम किस टर्म में बोल रहे हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ओके, और इसको मैंने फार्मूला के हिसाब से समझा दिया। जो इम्पिडेंस होता है पैरेलल सर्किट का, पैरेलल सर्किट कब, रेजोनेंस के टाइम पे जब हम लोग रेजोनेंस अचीव कर लेते हैं तो वहाँ पे होता है एल डिवाइडेड बाय आर सी बोलिए फिर सी आर बोलिए, फिर इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं एल बाई सी इंटू 1/r। तो आर को बढ़ाने से तो घट जाएगा, तो ओवरऑल बचा क्या, ये मेरा एक तरीके से लार्ज वैल्यू होगा तो ओवरऑल 1/r से मल्टीप्लाई होकर के इम्पिडेंस भी मेरा लार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, ठीक है। पैरेलल में मैंने आपको ऑलरेडी क्वालिटी फैक्टर प्रूफ करवाया था, इसका आंसर देता है फर्स्ट। लेकिन ये जो दिया है ना 1/r,
रूट ओवर एल बाई सी, ये सीरीज सर्किट के लिए होता है भाई, ठीक है। सीरीज आरएलसी सर्किट में जब हम लोग रेजोनेंस अचीव करते हैं उसके लिए ही आपका क्वालिटी फैक्टर। पैरेलल में जो आपका क्वालिटी फैक्टर होता है ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, आर और ऊपर में आ जाएगा सी बाय एल, समझ में आया? ये होता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन में एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, क्वालिटी फैक्टर पैरेलल सर्किट का आर, और ये था रूट ओवर एल बाय सी। आप एक बार वीडियो देखिए जिसमें मैंने पैरेलल रीजंस बताया है, वहाँ पे प्रूफ करवाया मैंने। और वही सीरीज सर्किट के लिए क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r रूट ओवर एल बाई सी, समझ में आया? ये सीरीज के लिए है नीचे वाला, और ऊपर वाला पैरेलल के लिए। तो क्वेश्चन ही ओवरऑल गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इन पैरेलल एसी सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन द सर्किट इज। इसके लिए भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसी वाले लेक्चर में। पैरेलल एसी सर्किट में हम लोगों ने एडमिटेंस मेथड प्रूफ यूज़ किया था ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये मेरा एक तरीके से कैपेसिटी ससेप्टेंस हो गया, क्योंकि कैपेसिटी ससेप्टेंस मतलब वही है, आर है, एल है, सी है, इसको आप एडमिटेंस निकालिए, 1/r हो जाएगा प्लस 1/j⍵l हो जाएगा और प्लस j⍵c हो जाएगा। तो अब देख रहे हो ओमेगा जो 2πf कीजिए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, वैसे सब बताया हुआ है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा g और ये मेरा हो जाएगा इस तरीके से हाइपरबोला में, ये हो जाएगा मेरा bl, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों क्या है, bc और bl बराबर है, यानी ये मेरा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर आप नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो मेरा bl है, bl मतलब भाई इधर अगर आप आएंगे ना तो क्या मिल रहा है आपको, इधर आएंगे तो ये BC तो कम जाएगा क्योंकि ये लीनियर जा रहा है, BC कम हो जाएगा यानी कैपेसिटी कम हो रहा है। ओवरऑल इंडक्टेंस देख रहे हैं, इंडक्टेंस यानी इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी इधर मेरा क्या होता है, इंडक्टिव होता है पार्ट, ठीक है। और इधर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाएंगे तो मेरा कैपेसिटिव होता है, ठीक है। याद करना वाला नहीं है, ये समझने वाला चीज़ है भाई, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन अ पैरेलल एसी सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी एफएस जो है बड़ा है एफआर से, ठीक है, यानी इधर कहीं है, इस साइड में है हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। ओके, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट मैग्नीफाई। तो ये आपका एक तरीके से करंट मैग्नीफाई करता है भाई। ओके, इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ फटाफट। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये आपका सोर्स हो गया। आर मान लेते हैं भाई आपका 60 ओम है, एल मान लेते हैं आपका 200 मिली हेनरी है, और ये मान लेते हैं 120 माइक्रोफराड है, ठीक है। ये मेरा सर्किट हो गया। और अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज ले लेते हैं 100 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस पे होगा, तो हम लोग को पता है FR इक्वल टू 1/2π, और ओवरऑल क्या होता है आपका 1/LC माइनस R²/L², है ना। ये फार्मूला होता है भाई पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, तो आर को मैं यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा भाई, देखिए डालते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2π से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/LC, LC कितना है, L है मेरा 200 गुना मिली हेनरी है ना, यानी -3 गुना ये 120 गुना माइक्रो है, यानी 10 का पावर -6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस R² यानी 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L² यानी 200 गुना 10 का पावर -3 गुना 200 गुना 10 का पावर -3, मैंने दोबारा लिख दिया भाई, ठीक है। पता नहीं ये एरर आता है, पता नहीं क्यों, ब्रैकेट डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ओके, देखिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका फिर रूट डाल देंगे। ओके, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, उसका फिर रूट डाल देंगे उसके ऊपर, यानी 1/LC यानी 200 गुना 10 का पावर -3 गुना 120 गुना 10 का पावर -6, ठीक है।
इसका पहले वैल्यू निकालते हैं। यानी 1/2 रूट ये आ गया 416666.66। ओके, माइनस है, माइनस दे देते हैं, r²/l²। तो 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ब्रैकेट में डाल देते हैं 200 गुना 10⁻³ ठीक है, स्क्वायर। ये आ गया 90,000 ठीक है, 90,000। तो ओवरऑल हम लोग करते हैं 1/2 इंटू रूट ले लेते हैं, कितना है 41,666.66 माइनस 90,000। अगेन ये एरर आता है, पता नहीं क्यों ऐसा। यहाँ पे मैं इंटू 3.14 लेते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। फिर से करता हूँ, उसके बाद में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, इसको मैं थोड़ा और शॉर्टकट करता हूँ। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी यानी आर को, इसको नेग्लेज मान लेता, यदि रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया तो ओवरऑल क्या ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 रूट ओवर 1/LC, यानी इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 1/2 रूट ओवर LC। इस पर निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू रूट 200 गुना 10⁻³ गुना 120 गुना 10⁻⁻6। इसको जो आप करेंगे तो आ जाएगा 32.5, ठीक है। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गया मेरा 32.50 हर्ट्ज। ओके, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और अपोजिट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। एक्सएल की अगर बात करें 2πfr इंटू एल होगा, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं। तो 2πfr का जगह हम लोग 32.50 रखेंगे, एल के जगह हम लोग का 200 गुना मिली है, यानी 10⁻³ हो जाएगा। तो उसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है। 2 इंटू 3.14 2πfr हमारा 32.5 इंटू एल यानी 200 गुना 10⁻⁻3, ये आ जाएगा आपका 40.82, ठीक है, 40.82 ओम आ गया एक्सएल। एक्सी की बात करें भाई तो क्या हो जाएगा 2πf, ठीक है, 2π तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 2π हो गया। एफ के जगह 32.5 इंटू सी था मेरा 120 गुना 10⁻⁻6, देखिए अभी आ गया 40.82 तो दोनों आ गया सेम इक्वल है, तो दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्सएल और एक्सी बराबर आ गया, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे करंट कैसे मैग्नीफाई होता है ये हम लोग देखते हैं। तो अभी देखिए, जैसे हम लोगों ने रीजन अचीव किया तो इसके क्रॉस भी करंट आएगा, इसके क्रॉस भी करंट आएगा, यानी एल वाले ब्रांच में भी आएगा और सी वाले ब्रांच में भी आएगा। लेकिन इन दोनों का फेजर सम कीजिएगा तो ओवरऑल इधर करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी सर्किट मेरा यही बचेगा ओवरऑल, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले सप्लाई करंट देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि यही मेरा मेन सर्किट है। तो लाइन करंट बोलिए, फिर सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 60, है ना, क्योंकि जेड इम्पोर्टेंस जो है आर के बराबर हो गया। 10 से 10 कट जाएगा, यानी 10/6 कहने का मतलब क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा तो ओवरऑल आपका 1.66 आएगा भाई, ठीक है, 1.66 ये मेरा लाइन करंट है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है इधर करंट मेरा 0 है, लेकिन इधर करंट कभी भी 0 नहीं होता, ये दोनों में करंट इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट फेज का होता है, इसके चलते कैंसिल आउट हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं आईएल कितना आता है। आईएल की अगर बात करें तो आईएल इक्वल टू वोल्टेज तो सब जगह 100 ही आएगा, क्योंकि पैरेलल 100 डिवाइडेड क्या हो जाएगा रिएक्टेंस, ये मेरा 40.82 है ना। तो इसको अगर हम लोग निकालें 100 डिवाइडेड बाय 40.82, ये आ गया आपका 2.44। तो आप देख रहे हैं भाई, आप ओवरऑल समझिए 2.44, ओके।
2.44 और यही करंट यहाँ पे भी आएगा, प्रूफ करने के लिए निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब देख रहा है कि मेरा जो सप्लाई करंट है, फिर जो लाइन करंट है, ये मेरा कितना है 1.66 एम्पियर है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई IL या फिर कहिए IC के क्रॉस करंट कितना आ रहा है 2.44 एम्पियर, यानी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मैग्नीफाई हो चुका है। लेकिन वोल्टेज मैग्नीफिकेशन नहीं है, वोल्टेज क्या है, हर एक के पास 100 है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पैरेलल में हमारा ये क्या होता है, करंट को मैग्नीफाई करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर देखें तो क्वालिटी फैक्टर, वो क्वेश्चन मैंने गलत किया था ना, कि ये जो दिया हुआ आपका क्वालिटी फैक्टर जो पूछा है, ये क्वेश्चन गलत है भाई। देखिए इसको प्रूफ करवाता हूँ मैं आपको। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल रीजनल सर्किट का क्या होता है, R, ये हो जाएगा C/L। तो अगर आप इसको निकालेंगे, R था मेरा 60 इंटू √L/C/L है ना, यानी 120 गुना 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 200 गुना 10 का पावर -3। 200 है यहाँ पे भाई, ये आ जाएगा 1.46, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर आ गया मेरा 1.46, क्लियर। और हम लोग को ये भी पता है भाई, क्वालिटी फैक्टर का मैंने आपको बहुत सारा फार्मूला प्रूफ करके बताया था, है ना। जैसे आते हैं यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर एक तरीके से मैग्नीफिकेशन को बताता है, करंट के मैग्नीफिकेशन को। तो यहाँ पे हम लोग का होता है सप्लाई करंट डिवाइडेड, ऊपर में हो जाता है मेरा मतलब करंट अक्रॉस कैपेसिटर बोलिए, या फिर कहिए करंट अक्रॉस इंडक्टर बोलिए भाई, ठीक है। तो अभी जैसे प्रूफ के लिए अगर हम लोग देखें, क्वालिटी फैक्टर भी मैंने जस्ट निकाला 1.46 था, क्वालिटी फैक्टर की जगह मैंने लिख दिया इक्वल टू IC या फिर IL अगर निकाल रहा है तो ऐसे रहने देते हैं। IS मेरा अभी आपका आया है 1.66, है ना। तो यहाँ से हम लोग IC भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट उस तरीके से, अगर आपको नहीं निकालना है। नहीं, क्वालिटी फैक्टर के साथ हम लोग सप्लाई करंट अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। देखिए ना, इसको देखिए आप, यानी IC या फिर IL अगर आपको निकालना है तो क्वालिटी फैक्टर के साथ आप क्या कीजिए, सीधे सीधे जो आपका रेजोनेंस कंडीशन जो सप्लाई करंट होगा फिर जो लाइन करंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो ओवरऑल मेरे को यहाँ से IC मिल जाएगा। तो अभी देखिए क्वालिटी फैक्टर अभी जस्ट निकाला 1.46 था, और मेरा जो IS था यानी सप्लाई करंट, ये कितना निकाला है हम लोगों ने 1.66। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओवरऑल आपका 2.43 आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऐसे डायरेक्ट भी निकाला 2.44 या फिर 43, वही है, समझ गए। तो करंट मैग्नीफिकेशन को हम लोग क्वालिटी फैक्टर को सप्लाई के साथ सप्लाई करंट का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और वही सीरीज़ में भी मैंने आपको बताया था, सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में क्वालिटी फैक्टर क्या था, मैग्नीफाई। नीचे में मेरा वोल्टेज होता था, सप्लाई वोल्टेज, ऊपर में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस C या फिर कहिए वोल्टेज अक्रॉस L, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन पैरेलल AC सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन द सर्किट। अब उसी तरीके से वही क्वेश्चन है, ये हो गया मेरा BL, ये मेरा हो गया, सर ये BC था, ये मेरा BL, ये मेरा G। तो बोलता है यहाँ पे अगर FR अचीव कर रहे हैं तो इसे नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा भाई, नीचे आने से हम लोग का इंडक्टिव होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा BL आपका इन्फिनाइट हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडक्टिव, ओके। 41 का आंसर ऐसे चेक कर लेता हूँ एक बार कंफर्म। सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 इंडक्टिव होगा। अगला बोलता है एट पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट ड्रॉ करंट, यानी पैरेलल रेजोनेंस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे रेजोनेंस अचीव किया हुआ है। पहले तो सर्किट बना देता हूँ, R हो गया, L हो गया, C हो गया, ठीक है। तो हम लोग को पता है इधर कोई करंट नहीं जाता है, ठीक है, इधर आई मेरा 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट ड्रॉ हो रहा है 2 मिली एम्पियर, यानी क्या है, ये मेरा सप्लाई करंट है, फिर कहीं लाइन करंट, ठीक है, ये है मेरा 2 मिली एम्पियर। अब बोलता है क्वालिटी फैक्टर सर्किट का दिया हुआ है 100, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ 100, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि दोनों केस में मैंने आपको बताया था भाई। जैसे पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, करंट अक्रॉस C या फिर कहीं L डिवाइडेड बाय जो मेरा सप्लाई करंट होता है, फिर लाइन करंट होता है। ये भी एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा तो ओवरऑल
यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है, इसलिए 100 लिखा हुआ सर। बोलते हैं देन करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, ये फार्मूला होता है हम लोग का। तो आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू हो जाएगा यानी करंट थ्रू कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, क्वालिटी फैक्टर इनटू जो मेरा सप्लाई करंट है, फिर लाइन करंट है वो। तो क्वालिटी फैक्टर मेरा 100 है, सप्लाई करंट कितना है 2 मिली एम्पेयर, यानी 2 गुना 10 का पावर -3, यानी -3 यानी नीचे कर लेते हैं 1000। ओके, तो कट जाएगा, तो भाई कर लिए ना, 100 इंटू 2 इंटू मिली यानी 10 का पावर -3, ये आ जाएगा 1/5। 1/5 कहना मतलब 0.2। ओके, और 0.2 कहना मतलब भाई कहीं गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट। अच्छा, मिली एम्पेयर में ही दिया ऑप्शन, ठीक है, तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले फार्मूला से अगर मैं आई सी निकालूँ, आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर जो कि 100 है इंटू आई एस मेरा 2 मिली एम्पेयर था, ठीक है। तो ओवरऑल क्या 100 से 2 से यानी 200 मिली एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया, ऑप्शन के हिसाब से उसी में रहते हैं मिली में। थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो क्वालिटी फैक्टर कैसे बढ़ाएंगे भाई, पैरेलल के लिए है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग दिया हुआ है। 43 देख लेता हूँ बुक में, जो जो रॉन्ग था भाई मैंने सर्कल किया हुआ, ये भी रॉन्ग है भाई, ये क्वेश्चन रॉन्ग है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है जो क्वालिटी फैक्टर होता है पैरेलल के लिए, ये होता है R√/C/L होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को अगर बढ़ाना है तो आपको R के वैल्यू को बढ़ाना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ओके, इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग द सर्किट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, लेकिन इसका आंसर दे रहा है आपका सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ कर रहा है बुक, ये सीरीज वाला यूज़ कर दे रहा है भाई, ठीक है। ये वाला लगा दे रहा है 1/R√/L/C, ये वाला फार्मूला। तो ये सीरीज के लिए होता है, पैरेलल का थोड़ा ना होता है। तो बुक में आपका गलत दिया हुआ है एक तरीके से, सॉल्यूशन में भी यही वाला लगा दिया है बेवकूफ़ की तरह। आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। बोलता है इफ़ अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस देन, देखिए क्या बोला। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे ही हम लोग रेजोनेंस अचीव करते हैं भाई, तो रेजोनेंस अचीव करते हैं, खत्म हो रखा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव ब्रांच रहता है, ठीक है। बाकी ये क्या हो गया, ओपन हो गया। इधर एल और सी के क्रॉस करंट आ रहा था, लेकिन अल्जेब्रिक सम जब दोनों का करेंगे तो जीरो हो जा रहा था, ठीक है। तो यही बोल रहा है क्या, इफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ऑलरेडी एक आर लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब बोलता है एक और हम लोग संट कर रहे हैं, एक और रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। बोल रहा है सर्किट इज संटेड बाय अ रेजिस्टेंस देन, तो ओवरऑल यहाँ पे एक और मान लेते हैं R1 लगा दिया आपने शंट में, तो क्या होगा ओवरऑल, दोनों का पैरेलल कीजिएगा यानी R इक्वलेंट कीजिएगा, तो ओवरऑल क्या होगा आपका, हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि दोनों का आप इक्वलेंट निकालिएगा वो आपका कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज मतलब इम्पीडेंस जो होगा सर्किट का ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये सब पता होना चाहिए। जैसे अगर आपका एक मान लेते हैं सीरीज सर्किट है, R इक्वल टू दिया है 3 ओम, ठीक है। अब ओवरऑल एक और अगर आप मान लेते रेजिस्टेंस लगा देते 3 ओम का, तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे निकालिएगा ना तो 3 से कम ही आएगा इम्पीडेंस भाई, ठीक है। पहले 3 था जब सिंगल था, लेकिन अब 3 का निकालिए, ये 3 गुना 3/6 यानी 9/6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 3 9 3 2 6, यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 था, अब क्या है 1.5 आ गया, तो कम गया कि नहीं कम गया। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, ठीक है। यानी पैरेलल में लगा दीजिएगा एक और रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल कम जाएगा आपका इम्पीडेंस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, इफ द रेजिस्टेंस इन द इंडक्टिव ब्रांच ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज इंक्रीज देन, देखिए क्या बोला। तो हम लोग का जो प्रैक्टिकल पैरेलल सर्किट होता है ना, आरएलसी पैरेलल सर्किट, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं भाई। मान लेते हैं कॉइल है, कॉइल के चलते एल आएगा और इसके सीरीज में आर आएगा, समझ में आया। एल हो गया, आर हो गया, और यहाँ पे फिर आपका सी हो गया। तो ये भी क्या है, एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है। तो बोल रहा है यहाँ पे इफ द रेजिस्टेंस इन द इंडक्टिव ब्रांच, यहाँ पे देख रहे हैं इंडक्टिव ब्रांच है ये ना, तो इफ द रेजिस्टेंस इन द इंडक्टिव ब्रांच ऑफ अ पैरेलल रेजिस्टेंस इंक्रीज, अगर इसके आर के वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ा दें, ठीक है,
तो बोलता है तो क्या होगा, द सर्किट इम्पिडेंस इंक्रीज्ड, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज इंक्रीज, सेलेक्टिविटी। देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करें, सबसे पहले समझिए क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका, आर रूट ओवर सी बाय एल, पैरेलल के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आर बढ़ा दिए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, सही बात है। ओके, और देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर हम लोग इम्पिडेंस की बात करें, ठीक है, इम्पिडेंस अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया था क्या है, एल बाय सी आर होता है, ठीक है। तो अगर आप आर को बढ़ा दीजिएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, इधर ये होगा या तो फिर कहीं ये होगा। लेकिन ये बुक में बेवकूफ़ी क्या किया है ना, ये वाला कभी भी आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बार बार ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहा है भाई, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू सीरीज वाला लेके चल रहा है, 1/√L/C, समझ गए। लेकिन ये सीरीज के लिए होता है, पैरेलल के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आइदर सेकंड होगा या फिर आइदर थर्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये बुक हमेशा ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहा है, उस बेसिस पे क्या बोल रहा है, फोर्थ आंसर दे रहा है, इम्पिडेंस जो होगा आपका ये डिक्रीज हो जाएगा सर्किट का। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, सेकंड और फोर्थ दोनों हो सकता है आंसर आपका। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है, ये आपका सर्किट दिया हुआ है, देखिए आपका आरसी सर्किट है भाई, सीधी सी बात है, आर है और सी है, ठीक है, आई है और वी है, कुछ भी नहीं इसमें दिया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बोलता है in the circuit shown in the figure xc is greater than r than the phase angle। देखिए फेजर डायग्राम बना लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है ये। यहाँ पे मेरा v है, यहाँ से मेरा लाइन करंट I है, यहाँ पे R है, यहाँ पे मेरा C है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि RC ब्रांच मतलब RC सर्किट है, तो ओवरऑल कभी भी पहले बनाइए ना, यहाँ पे V एंगल 0 हो गया, ठीक है। अभी जो करंट होगा दो ब्रांचेस में टूट रहा है, कि इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है, मतलब IR जो होगा इसी के फेज में होगा, है ना, समझ गया। ये मेरा हो गया IR, और ये जो IC होगा, IC क्या होगा, ये 90 डिग्री लीड करेगा भाई, ठीक है। ये मेरा हो गया IC। तो ओवरऑल एक तरीके से ये मेरा टोटल करंट होगा I, लाइन करंट या फिर कहिए सप्लाई करंट, है ना। तो बोल रहा है अगर XC मेरा बड़ा है, ध्यान समझिए, XC मेरा क्या है, बड़ा है R से। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है भाई, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना। तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। ये जो करंट आ रहा है इधर से, मेन करंट या फिर लाइन करंट, ये किसके तरफ ज़्यादा जाएगा, जहाँ पे मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आते दो पार्ट में टूटेगा ना, एक आर की तरफ चला जाएगा, एक सी की तरफ चला जाएगा, समझिए, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो भाई मेरा ये कहने का मतलब है, ऐसे समझिए, ठीक है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँ, मान लेते हैं शॉर्ट पाथ है, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो ओवरऑल सीधी सी बात है, पूरा का पूरा करंट क्या होगा, इधर से पास हो जाएगा, यानी हमेशा करंट लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, इसके अंदर करंट नहीं आएगा भाई। क्लियर हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इधर से जो भी करंट आ रहा है इस पॉइंट पे आते ही क्या हो, दो पार्ट में टूटेगा। लेकिन जहाँ पे इसको कम रिएक्टेंस या फिर कहिए कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो लेस रेजिस्टिव पाथ होगा, वहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा होगा, समझ में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट पास होगा। तो यहाँ पे बोल दिए XC मेरा बड़ा है, समझ गए, XC मेरा बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये मोर रजिस्टिव पाथ है, ठीक है, मोर रजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना करंट को, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इधर मेरा करंट कम आएगा और इधर मेरा करंट IR में करंट ज़्यादा होगा। तो अब देखिए मैं फिर से फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा हो गया V एंगल 0। अभी जो IR है, क्योंकि रजिस्टिव ब्रांच ये कम है, इसका R का वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, तो ओवरऑल इसको मैं बड़ा दिखाऊंगा भाई, ठीक है। यानी इधर मेरा ज़्यादा करंट आ रहा है और इधर मेरा करंट XC मेरा काफ़ी लार्ज है, तो इधर मेरा करंट काफ़ी छोटा आएगा, तो ऐसे छोटा दिखा रहा हूँ मैं। ये हो गया मेरा एक तरीके से IC। तो ओवरऑल ये मेरा फेजर सम होगा, समझ में आया, फेजर सम ऐसे आएगा। ये मेरा हो गया एक तरीके से नेट करंट I या फिर ये सप्लाई करंट। तो बताइए ये मेरा वोल्टेज था, ये मेरा मेन वोल्टेज है V एंगल 0 और ये मेरा सप्लाई करंट। तो इनके बीच में एंगल देखे तो यही तो फाई होगा, पावर फैक्टर एंगल जिसको बोलते हैं, समझ गए। तो ये क्या होगा बताइए, 45 से भी कम है कि नहीं है, बोलिए, हाँ समझ गए, 45 से कम बन रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई काफ़ी छोटा एंगल बन रहा है ना, समझ रहे बात को, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, फाई जो होगा लेस देन मतलब ये वाला, ठीक है। क्लियर हुआ, 45 डिग्री से कम आएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है,
फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, यानी इसी वाले फिगर में बोलता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ इम्पिडेंस ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल कैन बी इजीली ड्रॉन, डाटा इज इनसफिशिएंट। देखिए इम्पिडेंस ट्रायंगल बोल रहा है ना, इम्पिडेंस ट्रायंगल मतलब इस तरीके का ट्रायंगल आपको बना, जैसे अभी आपने बनाया ना फेजर डायग्राम, ऐसे ही फेजर डायग्राम बनेगा, है ना, यही फेजर डायग्राम है, यानी ये आपका ट्रायंगल बन गया इस तरीके से। क्लियर हो रहा है ये मेरा? तो क्या बोलता है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ इम्पिडेंस ट्रायंगल। भाई देखिए रियलिटी में बताऊं तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको मैं सोचूंगा क्या है एक्चुअली, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या बोलता है 48, बोलता है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, इस वाली फिगर में बोलता है द सर्किट इम्पिडेंस विल बी, तो सर्किट इम्पिडेंस पूछा है भाई। देखिए बोल क्या रहा है, फिर से आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं 3 ब्रांच मेरा ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, और हर एक रेजिस्टेंस आर का वैल्यू मान लेते हैं 3 ओम है, कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, 3/3 यानी 1 ओम के बराबर होगा, या फिर कहीं आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर 3/3 कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट में निकाल दें। मतलब ओवरऑल इस सर्किट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ओवरऑल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? मतलब तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया है, समझ गए? तो अब देख रहे हैं भाई कि जो भी मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है ये सिंगल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था उससे कम आ रहा है ये, ठीक है भाई। सिंगल वैल्यू कितना था, एक रेजिस्टेंस का, हर एक का 3 ओम, इसका भी 3 ओम, इसका भी 3 ओम, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना है 1, यानी यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आया है ये एक तरीके से छोटा है, ठीक है, सिंगल आर के वैल्यू से, क्योंकि ये 3 है, ये मेरा 1 है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सो? हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है यहाँ पे। देखिए ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, तो जब आप इसका इम्पिडेंस निकालेंगे तो इम्पिडेंस निकालने मतलब क्या, ये दोनों ऐसे होगा, इसके चलते मान लेते Z1 आ रहा है, इसके चलते Z2 आ रहा है, तो क्या होगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, समझ गए? तो ओवरऑल यहाँ पे भाई जो इम्पिडेंस आएगा वो R और XC के वैल्यू से कम आएगा। भाई इंडिविजुअल यहाँ पे देखिए ना, कैसे मैं समझाऊँ भाई ये, ठीक है। लैंग्वेज अगर आप पकड़ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बेसिक चीज़ है ये। मैंने क्या बोला कि जो मेरा आर इक्विवेलेंट आ रहा है ये आर इक्विवेलेंट 1 आया, और ये 1 क्या है, सबसे छोटा है कि नहीं, इन सबसे छोटा, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, सबसे छोटा है कि नहीं आया? या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, आर मान लेते हैं, इस तरीके से समझिए भाई, 2 लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, ये मान लेते 3 ओम है, ये मान लेते 4 ओम है, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 4×3 7, यानी 12/7, 12/7 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 1.71, 1.71, ये मेरा आर इक्विवेलेंट आया। तो देखिए तो इसका वैल्यू R1 और R2 से कम ही है कि नहीं है, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को? क्योंकि ये 3 ओम था और ये 4 ओम है, तो इन दोनों से सबसे कम आया कि नहीं आया, हाँ तो वही बोल रहे हैं। और ये आर इक्विवेलेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट को ही हम लोग यहाँ पे इम्पिडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बोलिए, मतलब डीसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो वही है कि जो भी मेरा इम्पिडेंस आएगा, यानी जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आएगा वो क्या होगा, आर और एक्सी से हमेशा कम ही आएगा, ठीक है, ऑलवेज लेस देन एक्सी और आर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है 49, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, वही है ऊपर वाला, ये वाला, क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पिडेंस इज, तो इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड बताया भाई। तो देखिए ये काफ़ी बच्चा वाला है, इस 49 का भाई आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, वही एडमिटेंस मेथड यूज़ करके निकाला गया, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस मेथड, तो इसका एडमिटेंस निकालिए क्या हो जाएगा बताइए। जैसे अगर मैं यहाँ पे इम्पिडेंस लिखूँ तो इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है, √R² माइनस, और माइनस क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 1/XC², ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, फिर से लिखता हूँ, Z = R², Z क्या लिखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, R - JXC लिखते हैं,
इसको जब आप पोलर फॉर्म में लिखिएगा तो आर यानी जेड इक्वल टू आर एंगल थीटा के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो आर क्या मैग्नीट्यूड होता है, जब इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही होता है भाई, एक्सी का स्क्वायर, समझ गए, ये मेरा बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सी का स्क्वायर, ठीक है, इम्पिडेंस हो गया, इम्पिडेंस है, इसका आप रेसिप्रोकल लीजिए, यानी 1/z करेंगे तभी तो मेरा एडमिटेंस आएगा, समझ गए, तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √1 यानी इसको ले लेते हैं ओवरऑल 1 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा 1/z, या फिर कहिए ये मेरा एडमिटेंस है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहा है भाई, ठीक है। जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा या फिर इसको उधर भेज देंगे तो इस रूट को अगर आप इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/z का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका 1/r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/xc का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा ओवरऑल आया ना रिजल्ट, इसमें बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, आर स्क्वायर एक्सी स्क्वायर से, ठीक है। तो इधर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एक्सी स्क्वायर, और इधर 1/z का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। इधर जब आप कीजिएगा एक बार इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए एक्सी स्क्वायर एक्सी कट जाए, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये ओवरऑल इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे सब पे स्क्वायर यानी उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू एक्सी इंटू 1/z, क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे। अब देखिए जेड को उधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ओवरऑल आर इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय हो जाएगा रूट ओवर, इसको अरेंज कर लेते हैं, आर को आगे ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइनिंग है भाई और कुछ है नहीं। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा भाई एडमिटेंस मेथड यूज़ करना आपको। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है इन अ पैरेलल आरसी सर्किट, आर जो है मेरा काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसी को लेके चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिए, आर जो है मेरा काफ़ी बड़ा है एक्सी से, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर आर मेरा बहुत बड़ा है तो यहाँ पे आर बड़ा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, इधर जो करंट आएगा काफ़ी कम आएगा, आई आर काफ़ी कम होगा, और पूरा का पूरा करंट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, समझ गए, आईसी की तरफ चला जाएगा, सही बात है। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल समझाऊं, ये मेरा सिस्टम था, ठीक है, इधर मेरा करंट कम आया क्योंकि आर मेरा काफ़ी बड़ा है और एक्सी मेरा काफ़ी स्मॉल है, सीधी सी बात है, आर का मेरा बड़ा है इसका मतलब क्या, एक्सी मेरा छोटा है। तो फेजर डायग्राम दिखाया तो वी एंगल 0 हो जाएगा, वोल्टेज मैंने रेफरेंस ले लिया, आई मतलब इधर जो करंट है काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा मतलब काफ़ी छोटा मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसको भूल जाइए आप, ठीक है, काफ़ी छोटा मतलब ये मेरा आई आर है, ठीक है, और ये मेरा काफ़ी कम है, एक्सी मेरा काफ़ी कम है, तो करंट मेरा काफ़ी लार्ज आएगा, ठीक है, इस तरीके से आई सी हो गया मेरा। तो ओवरऑल ये मेरा एक तरीके से फेजर सम होगा, तो ये एंगल आएगा मेरा आई एस, है ना, समझ में आया। तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये एंगल होगा, ये हो गया मेरा फाई। तो आपका ये पूछ रहा है फेज एंगल, ठीक है, फाई का वैल्यू पूछा, तो फाई क्या होगा यहाँ पे, फाई मेरा देख रहा है ये 45 से तो बड़ा ही है ना भाई एंगल, समझ गए, तो ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन 45 कहना मतलब सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया भाई हम लोग का कवर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे 51 से लेके एटलीस्ट 90 तक कवर करने का, 90 या फिर 80 तक कवर करने का, ओके।